स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर में। और यह है अध्याय 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो आइए हम इसको समझें। धातु और अधातु क्या है। जब पूरे दुनिया के पदार्थों की बात करते हैं तो वो दो ही भाग में मुख्य रूप से बटा होता है, धातु एवं अधातु। हालांकि तीसरी भी एक इसकी कैटेगरी है जिसको कहते हैं उपधातु। तो धातु की बात करते हैं तो धातु के दो गुण होते हैं, एक वो है रासायनिक गुण और दूसरा है भौतिक गुण। तो जो रासायनिक भौतिक गुण है वो क्या है कि सामान्यतः धातुएं ठोस होती है, तन्य होती है, आघात वर्धनीय होती है, धान्विक होता है और सुचालक होता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए पूरे वीडियो को देखना जारी रखें। बीच में से स्किप करके अगर जाएंगे तो आप पूरी बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद अगर बात करें आगे, तो धातु की अगर रासायनिक की अभिक्रियाएं की बात करें, रासायनिक गुण की, तो वायु के साथ धातु अभिक्रिया करती है, जल के साथ करती है, अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है और अन्य धातु के यौगिकों के साथ भी अभिक्रिया करती है। सक्रियशीलता श्रेणी के अंतर्गत भी कुछ धातुएं अधिक सक्रिय होती है, कुछ धातुएं कम सक्रिय होती है। तो ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जो अधिक सक्रिय है और ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो कि निम्न या निम्नतम सक्रियता श्रेणी में आती है, इन सभी बातों को हम इसी वीडियो में जानेंगे। उसके बाद अगर बात करें धातु और अधातु की, तो धातु और अधातु आयनिक यौगिक बनाते हैं। धातु के इलेक्ट्रॉन का अधातु में स्थानांतरण जो होता है उसी से क्या बनता है, आयनिक यौगिक बनता है। और इसके कुछ भौतिक गुणधर्म हैं। इसके भौतिक गुणधर्म है जैसे कि ये ठोस और भंगुर होता है, उच्च गलनांक होता है, जल में घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलयन में यह अघुलनशील है। वे पिघल कर वह जलीय विलयन में सुचालक होता है। पिघल कर ये जलीय विलयन में सुचालक होता है। चांदी जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करती है तो इसके ऊपर काला परत जम जाता है, जो कि होता है सिल्वर सल्फाइड का। तांबा नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये अपने ऊपर हरे रंग का परत जमा लेता है, जो कि क्यूप्रिक कार्बोनेट होता है। और ये जो चांदी के ऊपर परत जमना या फिर तांबा के ऊपर परत जमना या लोहे के ऊपर जंग लगना, इसको संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण से बचने के उपाय है, संक्षारण या जंग रोकने के उपाय है यसद लेपन करना, रंग रोगन, एनोडीकरण। ये सब क्या है, यसद लेपन, एनोडीकरण क्या है, इन सभी बातों को हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें। आइए हम शुरू करें आज की अपनी क्लास। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अब दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं कि धातु एवं अधातु। तो वर्तमान में 118 तत्व हमें ज्ञात हैं। इनमें 90 से अधिक धातुएं हैं, 22 अधातुएं हैं और कुछ उपधातु हैं। जैसे कि देखिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सब धातुएं हैं। अगर बात करें हमारे आसपास की धातुएं कौन कौन सी हैं जो हमें नज़र आती हैं, तो देखिए मशीनों के पुर्जे और सुरक्षा उपकरण में धातु का प्रयोग होता है। उसके बाद इमारत यानी कि खिड़कियाँ वगैरह बनाने में, पुल निर्माण में, रेल की पटरी बनाने में धातु का उपयोग होता है। फिर हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ और गाड़ियों के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। बर्तन और सिक्के बनाने में इसका उपयोग होता है और धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद बात करें अगर अधातु की, तो अधातु का उदाहरण है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, अधातुएं हैं। हमारे आसपास के अधातुओं की बात अगर करें तो ऑक्सीजन जो कि जरूरत है श्वसन के लिए और ईंधन के दहन के लिए। कार्बन ईंधन के रूप में हमें प्राप्त है, पोषक तत्व के रूप में प्राप्त है, इलेक्ट्रोड के रूप में प्राप्त है और आभूषण के रूप में भी। जैसे हीरा कार्बन का ही एक रूप है, अपर रूप है हीरा, तो ये हमें प्राप्त है। इसके बाद अगर बात करें तो नाइट्रोजन विकृत गंधता से बचाव में इसका उपयोग होता है। अम्ल, उर्वरक और विस्फोटक जैसे पदार्थों में ये उपयोगी है। विस्फोटक पदार्थ में भी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन जैसे कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब के रूप में भी हमें देखने को मिलता है।
वनस्पति घी ईंधन के रूप में उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। धातुओं एवं अधातुओं में अंतर। धातुएं और अधातुएं। मरकरी के अलावा कक्ष ताप पर यह ठोस अवस्था में होता है। क्लोरीन गैस, जबकि अधातुओं की अगर बात करें तो क्लोरीन गैस में आयोडीन ठोस, ब्रोमीन द्रव में होती है। यानी कि ये अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती है, लेकिन धातुओं की अगर बात करें तो ये मरकरी के अलावा सभी ठोस अवस्था में होते हैं। धातु तन्य और आघात वर्धनीय होता है, जबकि अधातुएं तन्य और आघात वर्धनीय नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए धातु से आप तार जैसे इसको खींच सकते हो, जिसे वो कहते हैं तन्य होना, और आघात वर्धनीयता मतलब धातु को आप पीट पीट के चादर के रूप में बदल सकते हो। अधातुएं तन्य और आघात वर्धनीय नहीं होती, यानी कि अगर आप इसको खींचेंगे जबरदस्ती तो ये टूट जाएंगे, लेकिन ये इससे तार नहीं बनाए जा सकते। आघात वर्धनीय यानी कि अगर इसको आप बार बार पीटेंगे तो इससे फैलने के बजाय ये पूरी तरीके से बिखर जाएंगे, यानी कि भंगूर होते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो धातुओं के का गलनांक प्रायः उच्च होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिस पे ये पिघलना शुरू करता है। लेकिन इसके अपवाद हैं, सीजियम तथा गैलियम का गलनांक सबसे निम्न होता है। इसमें अगर बात करें अधातु की तो हीरा भी एक अधातु है, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी अधातु हैं अधिकतर वो सभी का गलनांक क्या है, निम्न है। लेड और मरकरी के अलावा अधिकांशतः धातुएं उष्मा से विद्युत के सुचालक होते हैं। और अधातु में अगर बात करें तो ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी कुचालक होते हैं, यानी ग्रेफाइट उष्मा का सुचालक होता है। इसके बाद धातु की अगर बात करें तो धान्विक और चमक दर्शाने वाली होती है। अधातुएं धान्विक नहीं होती है और चमकहीन होती है। आयोडीन और ग्रेफाइट में चमक होती है। धातु सामान्यतः उच्च घनत्व, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। धातु सामान्यतः उच्च घनत्व वाले होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। अधातुओं का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। किसके अपेक्षा में? धातु के अपेक्षा में। धातु ऑक्साइड क्षारीय या उभयधर्मी होते हैं। ये इसके रासायनिक गुणधर्म के आधार पे धातु ऑक्साइड क्षारीय या उभयधर्मी होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन गैस निर्मित करती है, जबकि अधातु ऑक्साइड तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। धातु ऑक्साइड आयनिक होते हैं, अधातु ऑक्साइड सहसंयोजी होते हैं। इसके बाद वायु के साथ धातु की जब विक्रिया होती है तब क्या होता है? वायु में जल सकते हैं, वायु से विक्रिया कर सकते हैं और प्रभावित रहते हैं। तो धातु जब ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। सोडियम और पोटेशियम को आकस्मिक आग से रोकने के लिए केरोसिन तेल में इसको डुबा कर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे से अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं के ऊपर ऑक्साइड की पतली सुरक्षा परत चढ़ जाती है। मैग्नीशियम वायु में जलने पर सफेद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आयरन और कॉपर Fe यानी कि आयरन और कॉपर वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते, अपितु अपने ऑक्साइड बनाते हैं। ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर यह तेजी से जलने लगते हैं। सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जबकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण एवं जल उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैसे कि उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातुएं जो अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण एवं जल उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऐसी धातु जो कि अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करती है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करती है, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और जल मुक्त करता है। उसी तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और जल मुक्त करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है धातुओं का एनोडीकरण।
इस प्रक्रम में एल्युमिनियम को एनोड और ग्रेफाइट को कैथोड बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन के बाद ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन और एल्युमिनियम की अभिक्रिया से धातु की बाहरी सतह पर ऑक्साइड की परत बनती है। अब जानते हैं कि धातु का जल के साथ अभिक्रिया जब धातु करती है तो क्या होता है। अलग अलग धातुएं जल के साथ भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती है। सभी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। देखिए, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे जल से अभिक्रियाशील है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो कि गर्म जल से अभिक्रिया करती है, जैसे कि मैग्नीशियम। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो केवल भाप के साथ अभिक्रियाशील है, जैसे कि आयरन और एल्युमिनियम। वैसे धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जैसे कि पोटेशियम प्लस जल, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल की अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। धातु तैरना प्रारंभ कर देता है, जैसे कि एल्युमिनियम प्लस जल, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये जो है तैरना शुरू कर देते हैं। अगर धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। सामान्यतः धातु तनु अम्ल जैसे कि HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, FeCl2 यानी कि आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ, एल्युमिनियम के साथ यह अभिक्रिया करती है। कॉपर, मरकरी एवं चांदी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, उत्पन्न हाइड्रोजन गैस उपचयित हो जल उत्पन्न करती है जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, परंतु मैग्नीज धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब देखिए, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया एक अनुपात है दो अम्लों का। कौन कौन से अम्लों का। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का यह मिश्रण है। इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होता है, जबकि सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होता है। यह गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। धातुओं की अन्य लवणों के साथ अभिक्रिया, जैसे धातु का लवण विलयन जो बनता है, तो धातु का लवण विलयन बनता है और धातु बनता है। सभी धातुएं सम अभिक्रियाशील नहीं होती है। अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित करती है। यह तथ्य धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। सक्रियता श्रेणी की अगर बात करें तो वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे सबसे अधिक क्रियाशील से लेके सबसे कम क्रियाशील, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। जैसे कि कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें कॉपर अधिक क्रियाशील है, इसलिए सिल्वर को इसने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। कॉपर चांदी से अधिक क्रियाशील होने के कारण चांदी को विस्थापित करता है। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तथा धनायन बनाते हैं। जैसे कि इस तरीके से समझिए, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, तो इसमें कितने हैं, 12 परमाणु है। तो ये कैसे टूटेगा, 2 8 2, पहले कोष में 2, फिर 8, फिर 2। तो इस तरीके से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इसको ये त्याग कर सकते हैं। तो त्याग करने के बाद इसने कितने त्याग किए हैं, 2 का, तो इसलिए लिखा जाता है Mg2+। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 होते हैं। तो इसलिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। तो यह 1 इसको चाहिए, इसलिए इस पे क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ऋणायन होता है। इसके 2 अणु मिलके ये क्या कर देते हैं, बना देते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। कुछ इस तरीके से देखिए।
अब देखिए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, यानी कि ये अलग अलग आयन के कारण क्या बना, ये एक यौगिक बना, इसलिए इसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो अब इसको एक बार फिर से देखते हैं। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो धनायन बनाते हैं। अधातु परमाणु संयोजक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए निरनायन बनाते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब आगे देखिए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ये कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है कि ये अगर इसको आपने वो कर दिया, हल्का फुल्का होता है, वजन इतना ज़्यादा नहीं होता है। उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। इसके गलनांक वह तापमान, निम्न तापमान होता है जिस पर कोई द्रव पिघलना, कोई ठोस पिघलना शुरू करता है। और क्वथनांक वह निम्न तापमान होता है जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है। मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। आगे है सामान्यतः जल में घुलनशील। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। गलित अवस्था तथा विलयन के रूप में विद्युत के सुचालक होते हैं। इन अवस्थाओं में मुक्त आयन उपलब्ध होने के कारण यह विद्युत प्रवाहित करते हैं। अब है धातुओं की प्राप्ति। खनिज। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं धातुओं के यौगिकों को खनिज कहते हैं। वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु प्रचुर मात्रा में होती है तथा उसे निकालना सरल और लाभकारी होता है, वे अयस्क कहलाते हैं। सक्रियता श्रेणी में निचली धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे उदाहरण के लिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। हालांकि कॉपर और सिल्वर सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। सक्रियता श्रेणी में मध्य में उपस्थित धातु सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए जिंक, आयरन, लेड। अधिक क्रियाशील धातुएं स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। गैंग। खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां होती है जो गैंग कहलाती हैं। इसके बाद है धात्विकी। अयस्क से धातु प्राप्ति की क्रमगत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धात्विकी कहते हैं। यह क्रम इस प्रकार है। अयस्क का समृद्धिकरण यानी सांद्रीकरण, दूसरा है सांद्रिक अयस्क से धातु की प्राप्ति, और तीसरा है अशुद्ध से शुद्ध धातु की परिष्करण द्वारा प्राप्ति। तो सक्रियता श्रेणी में निचली धातुओं का निष्कर्षण। अयस्क को वायु में गर्म करके सिनाबार से मरकरी की प्राप्ति, सल्फाइड से ऑक्साइड और उसके बाद धातु और फिर परिशुद्ध शुद्ध धातु, जैसे कि मर्क्यूरिक सल्फाइड को जब गर्म करते हैं ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है और फिर उससे मरकरी धातु और फिर गर्म करने पर पूर्ण मरकरी बनता है। कॉपर सल्फाइड द्वारा कॉपर की प्राप्ति अगर हमें करना हो तो कॉपर सल्फाइड को जब ऑक्सीजन में के साथ गर्म करते हैं तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होता है। और फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब सल्फर ऑक्साइड से कॉपर सल्फाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तब कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। धातु को ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करना सुलभ होता है, इसी कारणवश सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। अयस्क को वायु में अधिक ताप पर गर्म करना। जिंक सल्फेट को जब ऑक्सीजन के साथ उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यह प्रक्रिया जो होती है उसे हम भर्जन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी अयस्क को गर्म करके धातु प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो भर्जन कहलाती है। अयस्क को सीमित वायु में जब गर्म करते हैं तो वह प्रक्रिया निस्तापन कहलाता है। धातु ऑक्साइड का अपचयन। कोयला प्रयोग करके अपचय कारक के रूप में कोयला, यानी कि जिंक ऑक्साइड को जब कोयला के साथ गर्म करते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। विस्थापन अभिक्रिया करके कि अधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम का प्रयोग
कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित करने में किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम को जब गर्म करते हैं तो मैग्नीज ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम को जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, मैग्नीज और एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से फेरिक ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं एल्युमिनियम के साथ तो आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड और ऊष्मा की प्राप्ति होती है। उपरोक्त अभिक्रिया में लोहा गलित रूप में प्राप्त होता है, जिसका उपयोग रेल की टूटी हुई पटरियों को जोड़ने में होता है। इस प्रक्रम को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। सक्रियता श्रेणी के शीर्ष में उपस्थित धातुओं का निष्कर्षण। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को वैद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्राप्त करते हैं। सोडियम को उसके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोरीन। विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत प्रवाह के बाद कैथोड यानी कि ऋण आवेशित होता है और सोडियम निक्षेपित हो जाता है। एनोड जो कि धन आवेशित है वहां पर क्लोरीन मुक्त होता है। धातु का परिष्करण। प्राप्त धातुओं की अशुद्धियों या अपद्रव्य को वैद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा हटाया जा सकता है। शुद्ध कॉपर को इस विधि से प्राप्त किया जाता है। वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित प्रयुक्त होते हैं। एनोड पर अशुद्ध कॉपर धातु की छड़ और कैथोड पर शुद्ध कॉपर धातु की छड़ प्राप्त होती है। विलयन। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ सूक्ष्म मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन होता है। विद्युत प्रवाह करने के बाद एनोड में अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है तथा उतनी मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित होती है। अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण। धातुएं अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता यानी कि नमी आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित होती हैं, यानी कि उसकी क्षमता कम होती रहती है। जैसे सिल्वर की अगर बात करें तो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है और वह हमें काली नजर आती है। इसके बाद है लोहा। आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। वायु तथा आर्द्रता लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। इसके बाद है कॉपर। आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बनाता है। संक्षारण से सुरक्षा। लोहे को जंग लगने से पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन कर, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा या मिश्र धातु बनाकर बचाया जा सकता है। यशद लेपन क्या होता है कि लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे यशद लेपन प्रक्रिया कहते हैं। मिश्र धातु। ये धातु अन्य धातुओं अथवा अधातुओं का समांगी मिश्रण होते हैं। सूक्ष्म मात्रा में कार्बन मिश्रण करने पर लोहा कठोर एवं प्रबल हो जाता है। लोहे में निकेल और क्रोमियम मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील यानी कि इस्पात प्राप्त होता है, जो कठोर एवं जंग रोधी होता है, यानी कि इस पे जंग नहीं लगता है। मरकरी को अन्य तत्वों के साथ मिश्रित करके अमलगम बनाया जाता है। पीतल। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु क्या कहलाती है? पीतल कहलाती है। इसके बाद कांसा। कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। ये इन दोनों मिश्र धातु की विद्युत चालकता एवं गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होता है। सोल्डर। यह सीसा और टीन का मिश्र धातु है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर यानी कि आपस में वेल्डिंग के लिए किया जाता है। देखो, घटक धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातुओं में अधिक दृढ़ता होती है, अधिक कठोरता होती है, संचारण का प्रतिरोध होता है, अधिक संचारण का प्रतिरोध करता है। इसके गलनांक कम होते हैं और विद्युत चालकता भी कम होता है। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। यदि अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके जाए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।